बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। हम हाजिर हुए हैं एक नए अंदाज के साथ, लेकिन की तरह वही होगा, आप तक पहुंचाएंगे शहर की हर खबर और आपके मसाइल पहुंचाएंगे हुक्काम बाला तक, मिलवाएंगे आपको आपके पसंदीदा मेहमानों से। आज के शो का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और आगाज में ही सबसे पहले मैं कहना चाह रही हूँ जी, स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, इस वक्त सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं। और आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चारों वज़राए तालीम शिरकत करने वाले हैं और इस हवाले से फैसला किया जाएगा स्कूल खुलेंगे या नहीं। अब जो मजमूई एक राय सामने आ रही है पेरेंट्स की भी, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब तमाम तर सरगर्मियाँ चल रही हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, हम पार्क्स में जा रहे हैं, शादी हॉल्स खुले हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खुले? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इसका फैसला आज होने जा रहा है कि आगे स्कूल खुलेंगे या नहीं। इस पर हम आगे चल के प्रोग्राम में डिटेल में भी बात कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जी तो नाज़रीन, शहर का मौसम सर्दी की शिद्दत में हम हर रोज़ देख रहे हैं इजाफा होता चला जा रहा है। तो कुछ डिटेल में आज क्योंकि अंदाज़ हमारा जो है वो डिफरेंट भी है, नया भी है, तो मौसम की सूरत हाल हम कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। टेम्परेचर पूरा दिन कैसा रहेगा ये भी बताएंगे, पूरे हफ्ते टेम्परेचर कैसा रहेगा ये भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल से और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मौसम आज जो है वो कैसा रहेगा। हमारे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं दर्जा हरारत भी हमारे सामने आ रहा है जी, 17 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्टली क्लाउडी, बारिश के इम्कानात भी कहा जा रहा है कि जाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जी 12 बजे का टेम्परेचर आ गया है। 12 बजे के करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत जो है वो देखा जाएगा और इसके बाद 3 बजे के करीब 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके बाद 6 बजे का आपको मौसम बता देते हैं। 6 बजे के करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम जो है वो देखा जाएगा और फिर विंड स्पीड जो है 7 किलोमीटर और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी जो है वो 98% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद जी आपको बता देते हैं 9 बजे के करीब रात जैसे ही होती है सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ साथ हवा चलेगी 11 किलोमीटर की और ह्यूमिडिटी जो है वो जी 95% जो है वो 95 रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके साथ साथ पूरे हफ्ते का भी आप मौसम मेरे सामने देख रहे हैं जी। ट्यूसडे 70 डिग्री सेंटीग्रेड, वेडनेसडे 18 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद आ जाए जी थर्सडे को आ जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्राइडे 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सैटरडे 17 और संडे 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आज भी बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, कल भी बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, यानी सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो शहर के मौसम की ओवरऑल सूरत हाल, इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है तो ये हम जानते हैं। हमारी रिपोर्टर कोमल हमारे साथ मौजूद है। कोमल बताइए इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है? सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। आज वैसे धुंध तो इतनी नहीं थी, मौसम की सिचुएशन अभी क्या है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बाद जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद है, यकबस्ता हवाओं का राज है। मौसम की बात की जाए तो बादलों ने मौसम को अपनी लपेट में ले लिया है और आज बारिश का भी इम्कान है। शहरियों ने सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज सुबह के वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 89% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। फोग और स्मोक दोनों का शहर में राज है, जिसके बाइस महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई कर दी है और उनका कहना है कि आइंदा रोज़ में जो है बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। जी कोमल, बहुत शुक्रिया। यानी आज बारिश होने वाली है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी और तैयारी कर लें जी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी भरपूर तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि जैसे मौसम सर्द होता है आजकल, वैसे कोरोना की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की हमारे पास है जी। मॉल रोड तारीखी इमारतों की बहाली का मंसूबा ठप, 2 साल 4 माह बाद भी तज़ीनो आराइश मुकम्मल नहीं हो सकी है। महंगे पेट्रोल से गिराने की नई लहर, मॉडल बाजारों में भी हर चीज के नर्ख बढ़ गए।
गैस लोड शेडिंग, खाना बनाना मुश्किल, शहरियों का खाली बर्तन और सिलेंडर उठाकर एहतजाज। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू आवर न्यू स्टूडियो। कैसा लग रहा है? आपको भी बहुत मुबारक हो जी, आपने स्टूडियो में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बल्कि आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिन लोगों की दिन रात मेहनत की वजह से हम इस प्यारे से सेट पे बैठे हैं और एक अच्छा सा शो आपके लिए हम लेकर आए हैं। खैर, आज की पहली टॉप स्टोरी की तरह जाते हैं जी। खबर है मॉल रोड की तारीखी इमारतों के हवाले से, जिनकी बहाली का मंसूबा ठप और 2 साल 4 माह बाद भी तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल नहीं हो सका। ये पिछली हुकूमत में भी मॉल रोड को खासी तवज्जो दी जा रही थी, कहा जा रहा था विरसा है, इसकी हिफाजत की जाएगी, और एक बार फिर से इसको नज़रअंदाज किया गया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमेशा से रहा है कि मॉल रोड पर चूँकि जितनी भी तारीखी इमारत हैं, अगर हम उसको तारीखी विरसा करार देते हैं और उनको उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है उस पर अगर बरकरार रखें, तो आने वाले जितने भी लोग होंगे, चाहे लाहौर के रिहायशी हैं या चाहे बाहर से लोग जो रोज़ाना लाखों की तादाद में लाहौर विज़िट करते हैं, अगर वो माल रोड पर ना जाएं या माल रोड से ना गुजरें, तो उनका वो दौरा लाहौर जो है मुकम्मल नहीं होता। इसका बुनियादी मकसद ये था कि लाहौर शहर का सॉफ्ट इमेज जो है वो बेहतर बनाया जाए। उसके साथ जो हमारे बच्चे हैं जो तालीमी इदारों में अभी पढ़ते हैं, उनको उस तारीख से भी आगाह किया जाए। जिस तरह आपने जिक्र किया कि माजी की हुकूमतों में भी होता रहा, लेकिन माजी की हुकूमतों में कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर नज़र आती थी, कहीं ना कहीं आपको काम होता नज़र आता था। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मुंजमद हो चुकी हैं। वो आप देख तो लें, ऐलान भी हो जाता है, किसी न किसी जगह पर मीटिंग में बता भी दिया जाता है कि इस मंसूबा को हम शुरू करने जा रहे हैं। आप इसकी बात कर लें कि अदालत का हुक्म है, 2018 में अदालत हुक्म देती है और आपका 2 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद आपने वो तज़ीन व आराइश जो करनी थी वो नहीं कर सके। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, आपकी जो मौजूदा सेटअप है, वो अच्छा, इस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिक्र किया, मुझे याद आ गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो टाइम टू टाइम मुहिमात खासी चलाती रहती है। दिलकश लाहौर के नाम से मुहिम चली, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम से चली, और इन तमाम मुहिम का अगर हम जिक्र करें तो इनमें मॉल रोड हमेशा फोकस रहा है, क्योंकि ये मॉडल शाहराहों में भी आता था। इसके बाद सोना लाहौर की तरफ डीसी साहब आए, तो इन तमाम मुहिम में हमेशा से हमें मॉल रोड तो नजरअंदाज ही नजर आया है। देखें, मेरी बात सुने, आप जो मुहिम मर्जी शुरू कर लें, आप जो मंसूबा जो प्रोजेक्ट मर्जी शुरू कर लें, जब उसका आप खूबसूरत इख्तिताम नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। आपने इतने सारे मंसूबे जो है वो गिने हैं कि दिलकश लाहौर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, ये वो था मंसूबा जिसके तहत आपने लाहौर शहर की जो आपकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिनको 100 साल 70 साल से पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको आपने पुरानी हालत में बहाल करना था। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट ये था कि एक ही रंग में उनको आपने रंगना था। उसका क्या बुनियादी मकसद था कि लोग वहां से जो गुजरे, एक तो उनके लिए अट्रैक्शन हो, एक उसकी खूबसूरती हो, और दूसरा अगर वो इस तरफ अट्रैक्ट हों तो उनको मालूम हो कि ये हमारा तारीखी विरसा है, इसके साथ हमारी तारीख जुड़ी हुई। अच्छा, उसके बाद मार रोड पर सिर्फ ये बिल्डिंग्स नहीं है, उसके बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं उनकी तारीखी इमारत भी मौजूद है। उसकी वजह से भी देखें ना कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का जो हम फ़रोग करेंगे, उसकी वजह से जो मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, वो भी है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर। अगर वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, मैं मौजूदा कमिश्नर की भी बात करता हूँ, जब वो आए उन्होंने भी यहाँ से शुरू किया, उन्होंने भी बात की कि हम लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन आपकी माजी और आज की मौजूदा हुकूमत अगर एक मार रोड पर संजीदा नहीं है तो फिर बाकी तो बहुत सारी शाहराएं हैं जिनको आप उसको नज़रअंदाज कर दें। वहाँ पर तारीखी इमारत भी मौजूद हो सकती हैं, या अभी आप कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर बनाएं जिससे लोग अट्रैक्ट हों, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर इस तरफ भी संजीदा हो जाए तो मेरे ख्याल में। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये सिर्फ नाकिस प्लानिंग का नतीजा हम कह सकते हैं, या नजरअंदाज किया जा रहा है, या कोई पूछने वाला नहीं, मामला क्या है ये? देखिए, मुझे लगता है कि जिस पिटीशन के तहत फैसला हुआ था, अगर वही पिटीशनर दोबारा चला जाए और हुकूमत से कहे कि आपके ऑर्डर को 2 साल और 4 महीने गुजर गए हैं, तो ये आपकी एक्टिव हो जाएगी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको मार रोड पर खड़ी नजर आएगी। अदरवाइज आप अपने गफलत जो है और नहली का मुजाहरा करते हैं, ये कोई इतना बड़ा मंसूबा नहीं है। आप लिबर्टी पे देखें, अभी आपने सोना लाहौर के नाम से मुहिम चलाई, तो आप लिबर्टी को अगर खूबसूरत बना रहे हैं
तो आप अपने जो तारीखी विरसा है उस तरफ भी तो एक नजर दौड़ाएं, यानी उसको भी तो कर सकते हैं। गफलत कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, एज सच ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि इसको आपके लिए प्लानिंग करना भी इसके लिए मुश्किल हो जाए। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और अगली खबर एक बार फिर से है महंगाई की। पेट्रोल महंगा हुआ और उसके बाद असरात सामने आना शुरू हो गए। उसके बाद नहीं, ये कोई नई चीज नहीं है, उससे पहले भी हम देख रहे थे हर चीज हर गुजरते दिन के साथ मतवातर महंगी होती चली जा रही थी और कोई जवाज नहीं, बिला जवाज चीजें महंगी हो रही हैं। आई डोंट नो, ये जो मॉडल बाजार लगाए गए हैं, सहूलत बाजार लगाए गए हैं, ये क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि हर मंडे को शायद सिप्रा साहब हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि मॉडल बाजार लगाने का जो मकसद था वो बिल्कुल फेल हो गया है। बताइएगा कल क्या सूरत हाल रही? देखें, ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अपनी जगह पर, उसकी वजह से लोग मुतासिर जरूर होंगे और हो भी रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, जो आप जिक्र कर रही हैं कि रोजाना का मामूल है और ये है, आप इसको पेट्रोलियम मसनूआत से लिंक करें या ना करें, मैं इसको लिंक नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा, कोई ऐसा मौसमियाती सब्जी का दिन नहीं गुजरा कि जिस दिन आपकी फल या सब्जी की कीमतों में इजाफा ना हुआ हो। मुझे बता दें कि कोई ऐसा दिन गुजरो जिस दिन आपने कहा कि हम मंडे के रोज इतवार बाजार या मॉडल बाजार की बात कर रहे हों या सहूलत बाजार की बात कर रहे हों, जिसमें हम लोग कहें कि लोगों को यह रिलीफ दे दिया गया। कोई एक चीज बता दें, आज तक नहीं है। सहूलत बाजारों का तो वैसे नामो निशान ही आपको नहीं नजर आ रहा। वो गली मोहल्लों में बने थे, बस वो खत्म हो गए, एक ट्रक खड़ा होता है आपके आटे का, अदरवाइज वो कोई नहीं नजर आते। मुझे बताएं कि पेट्रोल डीजल जो है, इसमें तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे बिल्कुल। डीजल की कीमत कम बढ़ी, आपने कीमत उठाई 33 रुपए से उठा के 100 रुपए ले गए। मुझे ये बताएं कि 60% 70% आप कीमतें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक चीज सब्ज मिर्चा 25 रुपए से उठाए 175 रुपए ले गए। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की रिट कहाँ पर है? आपके जो मुतलका इदारे हैं जो इनके लिए काम करते हैं वो कहाँ पर है? महदूदा सिप्रा साहब, गवर्नमेंट ये जो है वो मानने को तैयार है कि महंगाई है और उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं, उसके बाद सब चीजें खत्म। अब इस महंगाई को कंट्रोल किसने करना है? मैं तो ये कह रही थी, नए साल के साथ ही महंगाई का तोहफा और आगाज अगर ये हुआ है तो आगे जाके क्या होगा ये तो समझना जो है मेरे ख्याल से मुश्किल, क्या सभी लोगों को पता है क्या। देखिए, नया पाकिस्तान बनने के बाद मुसलसल इजाफा ही हमने देखा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कमी हुई हो। और आप छोड़ दें कि साल नौ जो है आगाज हो गया, अल्लाह करे हमारे लिए, कौम के लिए ये खुशियां लेकर आए। और जिस तरह 2020 हमारा गुजरा है वो तो बहुत ही मुश्किल से गुजरा है, वबा बाकी चीजें भी, माशी तौर पर भी हम लोग बुरी तरह फंसे रहे। हमें दुआ करनी चाहिए कि 2021 हमारे लिए अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। बट बात यह है कि उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ इदारे भी तो आपके मौजूद हैं। बिल्कुल, करके एफर्ट भी तो कोई करता नजर Exactly ये है ना कि आप अपने बैठ जाएं अपने बंद कमरों में और उसके बाद आप कहें कि सब अच्छा की रिपोर्ट आप देते रहें, तो ये तो नहीं होगा ना। अच्छा शाहिद सिप्रा साहब, मुझे लगता है कि विल ही नहीं है महंगाई कंट्रोल करने की। आपका एक प्रॉपर सेटअप बना है, आप उसको मुतहरिक नहीं कर रहे, आप उसको यूज नहीं करना चाह रहे। एक महंगाई, उस पर माफिया, उस पर आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो कि सिर्फ नाम के हैं, उस पर आपने कहा टाइगर फोर्स भी मैदान में आएगी और वो भी देखेगी कि महंगाई कहां कहां है और फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये सब बातें, कागजी कार्रवाइयां, इसके अमली इकदाम अगर ये करना चाहें तो कोई इतने मुश्किल तो नहीं है। देखिए, आपने ठीक कहा, इनके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, फोर्सेस मौजूद है, हर चीज मौजूद है। एक काम कर ले आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सुबह के औकात में अपने जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद आपकी जो इंतजामिया है, इनको जो आपकी सब्जी मंडियां हैं वहां पर भिजवा दे। मैं आपको ये कहने वाली थी, डीसी साहब खुद हमने माजी में मिसालें देखी हैं, मौजूद देखा ना आपने, जाते थे ना। बिल्कुल। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चली जाए, जहां से ये चीज निकलनी है और शहर में फरोख्त होनी है, वहां अगर कीमत आप कंट्रोल कर लें, वहां मुस्तहकम हो जाए, तो आगे जो रेडी बान है, आगे जो दुकान वाला है, वो जब आपके गली मोहल्ले की सतह पर आकर फरोख्त करेगा तो वो कम कीमत पर ही फरोख्त करते हैं। यहाँ जो है वो उलट चल रहा होता है मामला। आप उस सब्जी मंडी की तरफ नहीं जाते, उस आड़त की तरफ नहीं जाते जो महंगे दामों इन दुकानदारों को, इन रेडी बानों को वहां पे सब्जी और फल महंगे दामों फरोख्त करते हैं और उसके बाद उन्होंने महंगे दामों ही फरोख्त करना है, उन्होंने भी रोजी रोटी अपनी कमानी है। बात यह है कि वहां बैठे, यह क्या होता है, यहाँ दुकानों से शुरू कर देते हैं। आपने जितने ऑपरेशन देखे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के देख लें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का देख लें, पुलिस को भी आपने यूटिलाइज कर लिया, जितने ऑपरेशन शुरू हुए आपने छोटी छोटी मार्केट से शुरू किए। आपने गली मोहल्ले की दुकानों में जाकर आपने बात की और उन दुकानदारों से पूछा कि भाई जिन लोगों ने उन दुकानदारों को महंगे दामों फरोख्त की है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनकी तरफ इसलिए नहीं जाते
या वो बाअसर लोग होते हैं, या उनके पीछे सियासतदान खड़े होते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार और सरमायादार लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। इसलिए आपकी रियासत वहां पर जाकर खामोश हो जाती है और उसका नतीजा यह निकलता है कि आपका जो आम शहरी है, अगर उसने एक वक्त में घर में खाना पकाना है तो वो भी उसके लिए मुश्किल बन जाता है। मुश्किल क्या, आजकल तो हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये तो ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल है। अब ये जो मैं तो ये कहूंगी कि पूरा सीन क्रिएट किया गया है और आपने मॉडल बाजार के नाम पर आवाम को धोखा दे रखा है, आपने सस्ते बाजार लगाया, आपने आवाम को धोखा दिया। इनको क्यों खत्म नहीं किया जा रहा? क्यों जाएं यहाँ पे लोग? आप क्यों जाएं अपने घर के करीबी बाजार छोड़कर मॉडल बाजार क्यों जाएं, जहां पर 1 रुपए 2 रुपए रेट आपको फर्क मिलेगा और अगर ज्यादा फर्क मिलेगा तो वो चीज आपको सब स्टैंडर्ड मिलेगी। हम क्यों जाएं वहां? कोई फर्क नहीं है। आप बात करें ना लोगों से वहां जाकर, और मयार पर आप अगर जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में लोग गली मोहल्ले, अच्छा मुझे ये बताएं, इतना टाइम ही नहीं है। आपने सब्जी लेनी है या बाकी अशिया जरूरिया लेनी है, आप लोग समनाबाद से निकलें और उसके बाद आप 2-4 किलोमीटर जो है फासला करके जाएं और उसके बाद आप खरीदारी करें, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, फिर वो खरीदारी करें जहां से आपको बचत नहीं है, गैर मयारी चीजें आपको मिलनी है। बात यह है कि हम उस तरफ नहीं जाते कि मॉडल बाजार, इतवार बाजार ही हुकूमत की जिम्मेदारी, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी हर दुकान की जिम्मेदारी है, उनकी हर उस चीज की जिम्मेदारी है जहां से लोगों को अशिया जरूरिया और जहां से उनको फल सब्जी जो है वो मिलती है, जहां से इसको बेचा जाता है। तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी आपकी रियासत है और आपके इदारे हैं। अगर वो खामोश हो जाते हैं और इस पर उनका मलबा डाल दिया जाता है कि हम लोग आपके मॉडल बाजार में या सहूलत बाजार में हम सस्ती चीजें दे रहे हैं, तो फिर भाई आप छोड़ दें, बाकी दुकानदार जो हैं वो दुकानें बंद कर दें। बिल्कुल। आपके रेडी बान जो रोजाना अपने खानदान की कफालत के लिए निकलते हैं, वो क्या अपनी रेडी लगाना छोड़ दें? लोगों को वो ज्यादा सहूलत दे रहे हैं। लोग 2-3 रुपया अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन सफर करके गैर मयारी अशिया जो है वो खरीदने से इज्तनाब करते हैं। यही वजह है कि आज आपने सहूलत बाजार भी लगाए, मॉडल बाजार का भी आपने जिक्र किया, वो आपको खाली नजर आते हैं। आपको फैमिलीज के साथ वहां पर वो लोग नजर आते हैं जिन लोगों ने 1 हफ्ते का वहां से राशन लेना है या 1 हफ्ते की सब्जी या फल लेना, वो तो आपको जाते नजर आएंगे। लेकिन जो मजदूर आदमी है, जिसने रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ खरीद कर अपने बच्चों के लिए पकाना है और उनको खिलाना है, तो उसने तो रोजाना जाना है। इसलिए रियासत एक्टिव होगी तो सारे मामलात हो गए। और मुझे लगता है कि हम लोग इसी तरह इस पर डिबेट करते रहेंगे, इसी तरह मामलात होता रहेगा, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी। मेरे ख्याल में जब से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे नहीं याद कि इतनी महंगी सब्जियां जो हैं वो मुसलसल हुई हो और उसमें कभी कमी भी वाकई। और अंडों की कीमतें जिसमें होशरुबा इजाफा हुआ है, 194 और ये तो सरकारी रेट है ना। इसके बाद अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो वो आपको किस कीमत नहीं, तो हमें सरकारी रेट पे जाना चाहिए ना। ये कौन सा सरकारी रेट है कि आप 194 रुपए दर्जन जो है अंडे बेच रहे हैं? हमें तो सरकारी रेट पे जाना चाहिए। सिप्रा साहब, अब लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपके जो सरकारी रेट है ना, इसी पे चीज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सरकारी रेट पे भी तो नहीं ना मिल रही, फिर आप माफिया के ऊपर सब कुछ डाल के खुद बरी जिम्मा हो जाते हैं। खैर, ये महंगाई तो रुकने वाली नाजरीन नहीं है। कल एक और महंगी चीज के साथ दोबारा से आपसे महंगाई की खबर डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी के कान पे जूं नहीं रिंगेगी और ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ना है। अगली खबर हमारे पास है, मसाइल कम होने को नहीं आ रहे और फिर इसका हल जब कोई नहीं निकल रहा तो लोग बाहर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। खाली बर्तन, सिलेंडर उठाकर एहतजाज किया जा रहा है, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। शायद सिप्रा साहब, अब इसके बाद रास्ता क्या रह गया, मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए, अभी तो आपके सार्फिन ने ये बहुत सारा मुश्किल वक्त गुजारना है। अभी तो आगाज है जनवरी, अभी तो फरवरी भी आना है, उसका मिड भी आना है। तो ये मेरे ख्याल में फरवरी का इख्तिताम पर लोग इसी तरह जो है उनके चूल्हे ठंडे पड़े रहेंगे। उसकी क्या बुनियादी वजह भी यही है कि हमारे पास गैस तो मौजूद नहीं है। हम LNG पर जो है इन्हिसार कर रहे हैं सारा। शायद जनवरी के प्लानिंग ये हमेशा से आप बता रहे हैं कि हम LNG पे इन्हिसार कर रहे हैं, हमारे पास प्लानिंग आप देखें ना, आप टेंडर जो आपने पिछले साल मिड में करना था वो आप दिसंबर में कर रहे हैं, तो फिर वो टेंडर करने के बाद आपकी इंपोर्ट तो मुतासिर होगी। अब आपका अगला 18 तारीख को आपका आया जहाज, उसके बाद अगला जहाज जो इतलात आ रही है कि वो 15 जनवरी को आना है। मुझे ये बताएं कि 1 महीने के बाद अगर आप LNG ला रहे हैं तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? और फिर साथ में आप कह रहे हैं कि हम घरेलू सार्फिन को गैस देना तरजीही बुनियाद है, सिर्फ ये ऐलान ही है, कुछ भी नहीं है। और फिर आपसे जब बात करें, जब इनसे बात करें कि आप गैस नहीं आ रही
और लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो स्वीट नॉर्दर्न का बड़ा आसान जवाब है कि उनके पास गैस नहीं आ रही, जो टेल एंड पे हैं, जहां हमारे पाइपलाइंस खत्म हो रहे हैं, तो भाई आपने कनेक्शन क्यों वहां दिए हैं? अगर आपने वहां कनेक्शन दिए हैं तो आपके गैस पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग बिल दे रहे हैं। फिर मैं इस पे बड़ा खिलाफ हूं कि अगर कोई कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा है तो भाई वो मजबूरी के तहत कर रहा है, फिर आप उनको गैस दें, कर। वो क्यों चलाएगा? आप उसको कह रहे हैं गैर कानूनी, किस कानून के तहत आप उसको गैर कानूनी कह रहे हैं? आपके पास तो लॉ ही नहीं है। आप कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर सर, उसके लिए भी लोगों को एफर्ट करनी पड़ी है ना, जाके कंप्रेसर खरीदा, किसका दिल करता है कि बिला वजह? जिसके घर में खाना नहीं बनेगा, जो घर पे अपनी रोटी नहीं पका सकेगा बच्चों के लिए, उसने उसका मुतबादिल ढूंढना है। किसी के पास एलपीजी है, अफोर्ड कर लेगा, कोई नहीं कर सकेगा। जब आप गैस पहुंचाएंगे तो क्यों कोई अपनी जिंदगियां दांव पर लगाएगा, क्यों इस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेगा? मुझे बताएं, आप रोजाना डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, आप रोजाना और फिर साथ कह रहे हैं कि हम 7 दिन तक गैस बहाल नहीं करेंगे, इनकी महीने तक जो है इनके मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे। मुझे बताएं कि एसएनजीपीएल अगर इन चीजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अगर इसको गैर कानूनी काम कह रही है, तो फिर गैस पहुंचाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है, वो कानूनी काम तो कम से कम आप लोग करें। अच्छा, ये सिलसिला आपने कहा कि फरवरी तक, एंड ऑफ फरवरी तक रहेगा, कोई प्लान नहीं किया जा रहा कि किसी भी तरह कम से कम आप घरेलू सारिफीन के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, इससे जो है वो बच सके? कितनी देर तक लोग बाहर से रोटी नान खरीदेंगे? मैं तसल्ली से सुने, मैं आपको बताता हूँ। 60% हम लोग LNG पे हैं, 35 to 40% हम लोग आपकी कुदरती गैस पे। सही। हमने LNG महंगे दामों जो इंपोर्ट करनी है वो घरेलू सार्फिन को नहीं दे सकते। टैरिफ जिस पे हम इनको फरोख्त करते हैं वो अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है, SNGPL विफाकी हुकूमत से कहती है कि हमें आप 200 अरब की सब्सिडी दें, उसके बाद हम ये सिस्टम में इंजेक्ट करके घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दे सकते हैं। विफाक ने इनकार कर दिया कि हम लोग इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, खजाना में पैसा मौजूद नहीं है, और वो आपके सामने ही है हालात। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और महंगे दामों जब आप LNG घरेलू सार्फिन को दे देंगे, लेकिन टैरिफ आपका कुदरती गैस का होगा, और उसमें जो महंगे दामों गैस इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी कीमत कौन देगा? कौन देगा? वो तो आपकी गवर्नमेंट ने देनी थी, वो तो इनकार कर रही है। 70 अरब रुपया गुज़श्ता साल का भी गवर्नमेंट ने SNGPL को भी देना है, और मजीद SNGPL कहती है कि विफाक पैसे दे, विफाक पैसे नहीं दे रही। विफाक की हुकूमत अगर पैसे देगी तो आपके प्रेशर के मामला हल हो जाएंगे, आपकी SNGPL शायद सिस्टम चलाने में कुछ बेहतर हो जाए। अदरवाइज आप इसी तरह करेंगे कि LNG को कुछ इंजेक्ट करेंगे, कुछ इलाकों में प्रेशर डाउन करेंगे, कहीं पर। अच्छा, एक प्रेशर डाउन करने से दूसरा क्या होता है कि अगर प्रेशर आप ज्यादा अप भी रखें, इनके सिस्टम में लीकेज होती है, इनका बोसीदा सिस्टम है, उसकी वजह से क्या होता है, इनके लाइन लॉसेस बढ़ते हैं, गैस चोरी की शरह में इजाफा होता है। दो मामला हैं, घरेलू सार्फिन को गैस भी देना है, अपने लाइन लॉसेस को भी मुस्तहकम रखना है। तीसरा, महंगे दामों जो हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं सिस्टम, वो भी कम करनी है ताकि हुकूमत पर बोझ कम पड़े, ताकि SNGPL जो इजाफी पैसे आपने विभाग से लेने हैं वो उसमें ले सके, लेकिन जो उनको मिलते नजर नहीं आ रहे, ये मामला है। अगर विफाकी हुकूमत साथ दे SNGPL का तो घरेलू सार्फिन आसानी से चूल्हा जला सकेंगे। अदरवाइज आपके बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ सुबह के औकात में होती है या शाम के औकात में होती है, अदरवाइज दिन भर में, और रात अच्छा, भर में उस पर सितम ये है कि कोई एक टाइम भी नहीं रखा गया है, लोगों को कम से कम बता दिया जाए, लोग अपनी तैयारी कर लें कि इस टाइम गैस की लोड शेडिंग होगी, इससे पहले पहले आप तैयारी कर लें। अच्छा, ये सियासत खेली जा रही है इस पे। माजी में होता था कि आप शेड्यूल बनाते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, और लोड शेडिंग का भी और गैस लोड शेडिंग का भी, बिजली की लोड शेडिंग, दोनों का सारा होता था। अब क्या है, हुकूमत कहती है कि हम लोग इस तरह की लोड शेडिंग का शेड्यूल नहीं बनाना चाह रहे, हम लोगों को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये सिलेंडर उठाकर, बर्तन उठाकर जो एहतजाज हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर, सब अच्छा क्या है शायद। इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने CNG सेक्टर को बंद किया ना, फिर आपकी सियासत कहां स्टैंड करेगी? आपने इंडस्ट्री को भी बंद किया है, कहां पर स्टैंड करेंगे आप लोग? सही, बात ये है कि ये बर्तनों के साथ अगर खवातीन सड़कों पर हैं तो ये भी तो आपकी सियासत। लेकिन इन द एंड, जैसे कि आपने कहा कि एंड ऑफ फरवरी ये सूरत हाल नहीं ठीक होने वाली, तो लोग इसी तरह से एहतजाज करेंगे, इस पे आपको बेहतरी कुछ नजर नहीं आने वाली। फिलहाल एक अहम खबर हमारे पास आई है, और अहम खबर है जी स्कूल्स खुलने के हवाले से। बैनुल तालीमी इदारे 11 जनवरी से खुलेंगे और बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे होगी। ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, खुलने चाहिए या नहीं, अब ये एक बड़ा सवाल है और इस पर 11:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बैनुल सूबाई वज़रा, चारों वज़रा इसमें शिरकत करेंगे। शाहिद सिपरा साहब, अब ये जब मैंने सुमरू साहब से पूछा, तजाद पाया जा रहा है। शफकत महमूद साहब कहते हैं कि वो जब तक रिकमेंडेशन महकमा सेहत नहीं देगा, NCOC की रिकमेंडेशन नहीं आएंगी, स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे। मुराद राज साहब कहते हैं कि वो स्कूल बंद करने के बिल्कुल हक में नहीं है। किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखें, कोरोना से हम सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है हमारा महकमा तालीम हो रहा है और बच्चों की तालीम और तरबियत मुतासिर हो रही है। आपने हर चीज को खोल रखा है। आप रेस्टोरेंट की बात करें, पेरेंट्स में डर था ना, अब वो भी मुझे कम होता नजर आ रहा है। कौन सी मार्केट है जहाँ SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ आपने अंदर से निकाला, बाहर आपने उसी तरह टेबल लगाए हुए हैं, उसी तरह खाना खिला रहे हैं। आपकी शादियां उसी तरह हो रही हैं, आपके फंक्शन दिख रहे हैं उसी तरह हो रहे हैं। तालीमी इदारे बंद करके आपने बच्चों को घर बिठाने के बजाय उनको पार्क्स में आपको लाकर खड़ा कर दिया है। तो फिर आप कहें, मैं कहता हूं इस मामले पर मैं मुराद राज के साथ खड़ा हूं, आपके सूबाई वजीर। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि सारी चीजें चल रही हैं। कोरोना ठीक है, फैल भी रहा है, SOPs पर भी अमल दरामद कर रहे हैं, कहीं जगह पर नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर बड़े अच्छे तरीके से कोरोना SOPs पर अमल दरामद। और शायद सिपरा साहब, हमने स्कूल के अंदर क्लासरूम्स तक हालात दिखाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्कूल्स जो है वो इन SOPs को फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके जो गवर्नमेंट लेवल के स्कूल हैं, गवर्नमेंट सतह के जितने स्कूल्स हैं, वहां पर तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके SOPs जो हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाए या उस पर वो पूरा ना उतरे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितने भी आपके स्कूल्स हैं वहां पर इस पर अमल दरामद करवाया भी जा सकता है और होता भी रहा है और वो करते भी हैं। उसकी वजह क्या है कि आपकी कम तादाद है, बच्चों की तादाद कम है। फिर उसके बाद आपने 2 शिफ्ट जो है वो स्टार्ट कर दी कि 8 बच्चे सुबह बुला रहे हैं, 8 जो है अगले दिन बुला रहे हैं। इस तरह मामला चल रहे थे। सारी चीजें तमाम मामूलात जिंदगी बहाल करने के बाद तालीमी इदारों को बंद करना जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा। आपके जलसे सियासी, और यकीन माने ये वो नुकसान है जो पूरा भी नहीं हो सकता। पूरे साल का आपका नुकसान, स्टूडेंट्स 1 साल पीछे चले गए हैं। जितना मर्जी आप कह लें, ऑनलाइन तालीम हो जाएगी, हो जाएगा। आपका जो सितंबर में स्टार्ट हुआ सीजन, वो 2 महीने बच्चे स्कूल गए, आपने उनको अगली क्लास में कर दिया और कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस। कौन से बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? ऑनलाइन क्लासेस का तो उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, आप कहें कि ऑनलाइन क्लासेस की बुनियाद पर हम उनको प्रमोट कर देंगे या अगली क्लास में भिजवा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये निजाम तालीम जो है हमारा मफलूज होकर रह गया है। इसलिए आपके विफाक के नुमाइंदे शफकत महमूद साहब ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, वो कह रहे होंगे कि हमें कंट्रोल करना है, विफाक का बहुत बड़ा मामला है कोरोना। मुझे बताएं कि सियासी जलसा तो आज अभी तक कोई रोक नहीं सके। बिल्कुल, सियासी मीटिंग्स जो हैं वो अभी तक चल रही हैं। सर, अब लोग भी यही बातें कर रहे हैं ना कि आपके सियासी मामलात, आपकी गैदरिंग्स, आपकी शादी की तकरीबात, आपके होटल, रेस्टोरेंट, सब चीजें मामलात जो हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। सिर्फ स्कूल्स की तरफ आके मसाइल क्यों बन रहे हैं? स्कूल्स की तरफ आके ये क्यों कहा जा रहा है कि रिकमेंडेशन देखी जाएंगी, हालात देखे जाएंगे, फैसला किया जाएगा? अब आ रही है वो पेरेंट्स जो कंसर्न थे, जो डर रहे थे बच्चों को स्कूल से, उनकी राय भी अब बदल चुकी है। देखें, बच्चों को घर बिठाना या ऑनलाइन क्लासेस कोई आसान काम है नहीं है। अब मुझे बताएं, चंद दिन कबल आपके रेस कोर्स पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश हुई। बिल्कुल, आपने फैमिली विंटर फेस्टिवल लगा, वहां पे भी लोग जा रहे हैं। आपने फेस्टिवल लगाया, लोग आए। अभी भी आपके पार्क्स में हालात देख लें, लोग आ रहे हैं फैमिली के साथ, सब लोग आ रहे हैं। उसी तरह हो रहा है, कोई SOPs नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन निजाम तालीम को आप रोक लें और तालीम को रोकने के बाद आप बच्चों को घर बिठा दें, ये मेरी समझ से बालातर है। इस पर आज मुझे लगता है, अब देखें, आज का मौसम या आज से 2-3 दिन पहले की हम बात करें तो सर्दी की शिद्दत बढ़ी, उसमें इजाफा था, वो काफी। आज अगर मौसम है उसमें बहुत तब्दीली है। आज मौसम आपकी उस तरह सर्दी की शिद्दत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप सर्दी के बहाने से भी निकलें, आप कोरोना वायरस के फैलने के बहाने से भी निकलें, ये बहाना इसको छोड़ें। आप हर चीज, तमाम मामूलात जिंदगी को बहाल करने के बाद स्कूलों को बंद रखे हुए हैं, इसको खोलना चाहिए। ऑन लाइटर नोट, अब पेरेंट्स भी तंग आ गए, बच्चों को घर में बिठा के घर में लड़ाइयां हो रही हैं, बच्चों से मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, लैपटॉप बंद किए जा रहे हैं। पूरा साल यकीन माने बच्चे जो है ना वो यहाँ आधा क्लास होती है, 2 घंटे गेम पे बह जाते हैं। तो पेरेंट्स यही है ना, तो मामला तो ये चल रहा है। बिल्कुल, बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं आपके नर्सरी, KG, प्री नर्सरी, ये जो क्लासेस के बच्चे हैं, जिन पर हम लोग वालिदैन जितने भी हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने इनकी बुनियाद बनानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बुनियाद अब नहीं बन रही, वो तो बुनियाद गेम्स पर बन रही है। स्कूल वाला माहौल जो है उसका मुतबादिल ना कोई है ना कोई हो सकता है। मैं आपके अपने बच्चों की बताता हूँ, मेरा जो छोटा बच्चा उसका मैंने एडमिशन करवाया और 3 दिन से वो स्कूल गया है।
आप बताएं कि 4-5 महीने के बाद वो प्रमोट हो जाएगा, आप उसको अगली क्लास में भिजवा देंगे, तो 3 दिन जो बच्चा पढ़ेगा आप उसको प्री नर्सरी से उठाकर नर्सरी में बिठा देंगे, तो वो कौन सी बुनियाद बन रही है? इसलिए इस पर आप संजीदगी का मुजाहरा करना है गवर्नमेंट को कि निज़ाम तालीम जो है इसको खोलना है। आपने सब चीजें बहाल की हैं तो निज़ाम तालीम को खोलें, एसओपीज पर अमल दरामद करें ना, मशीनरी को एक्टिव करें। आपके असिस्टेंट कमिश्नर, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपका महकमा सेहत, आप इसको एक्टिव करें। एसओपीज जो आपने बनाए हैं, एक मास्क है ना, उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल है और फासला, 3 चीजें हैं, आप इन पर अमल दरामद करवाएं और खोलने दें स्कूलों को, अदरवाइज आपका जो तालीम का निजाम है बहुत बुरी तरह। और दूसरा शायद से साहब फैसला होता है जो मर्जी, लेकिन हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का फैसला भी सुन लिया है, वो कहते हैं जी हम खोल कर रहेंगे तो अब ये भी एक बड़ा मसला आ गया है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 रकम आती है, उनके फीसिस वोचर हमारे घरों में होते हैं या मोबाइल में होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब सियासत हो रही है, उनको किसी चीज का कोई इशू नहीं है कि हमने हमारा रात के किराए देने हैं। भाई आपको क्या किराए देने हैं? ज्यादा आपकी अपनी है, फिर बिजली के बिल देने और चल ही नहीं रहा, बिजली के बिल कहां से देने हैं? ऐसे ही है, ये सब सियासत हो रही है बेसिकली। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज्यादा सफर पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। वो चाहे फिर हमने कहा जिस तरह बच्चे घर में तंग कर रहे हैं या फिर फीसों की मद में है, सबसे ज्यादा मसाइल पेरेंट्स के लिए हैं। तालीम उनके बच्चों की जाया, वक्त उनके बच्चों का जाया हुआ, जिसका कोई नेबल बदल नहीं। खैर अब हमारे पास अगली खबर है। म्यू अस्पताल से इंतजामिया पार्किंग मद में 3 करोड़ से महरूम है। मुस्तफा सन्स नामी कंपनी इंतजामिया की 3 ना दहिंदा है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्या कहेंगे शायद सिप्रा साहब? मुझे बताएं, जब 3 करोड़ उसकी तरफ पेंडिंग हो रहा था उस वक्त म्यू अस्पताल की इंतजामिया सो रही थी। मैं तो इस हक में भी नहीं हूं, माजी में भी होता रहा है कि आप हॉस्पिटल्स की पार्किंग कम से कम मरीजों और लवाहिकीन के लिए फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर कोई आपका टैक्स या कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए। माजी का हुकूमतों में ये होता भी रहा है, इसको फ्री भी करार दिया गया था। शायद सिप्रा मेरे पास वक्त कम है, मुझे बताएं इसका प्लान करना मुश्किल है? आवाम की जेबों से पैसे निकालने का ये तरीका है या ये गफलत है या फिर इसको भी माफिया का नाम देना है? देखें, जब आप 3 करोड़ पे है, एक ठेकेदार लेकर भाग गया तो फिर माफिया ही है ना। 3 करोड़ की अमाउंट अगर 3 की एक साथ में उसने अदा करनी थी, आपने उसको छोड़े रखा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और वो नादहिंदा हो गया और आपने उसको ब्लैक लिस्ट किया है, तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? 3 करोड़ रुपए तक पेंडिंग इतनी बड़ी अमाउंट होती गई और आपने उसको छोड़े रखा, इसका कौन बेनिफिशियरी है? बिल्कुल, ये खुद मिले होते हैं, मिली भगत होती है, अदरवाइज कहाँ होते हैं मामला। मुझे ये बताएं, अगर ये मामलात इस तरह से ना कोई देखेगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई हल करेगा, बड़ा शहर का सरकारी हॉस्पिटल है, तो ये तो एक बड़ा स्कैंडल है, इसको किसने देखना? कोई शक नहीं है। देखें, ब्लैक लिस्ट कर देना अपनी जगह पर ठीक है, इंतजामिया ने कहा कि हम उसको वो अदालत में जाएगा, कोई ना कोई आप उस पर स्टे ऑर्डर ले आएगा, वो फिर दोबारा बिड में आ जाएगा। बात यह है कि 3 करोड़ रुपया जो आवाम की जेबों से निकला वो कहाँ गया है? वो तो ठेकेदार लेकर चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये चीजें इसी तरह से अगर चलती रही तो आवाम आगे ही परेशान है महंगाई की वजह से, और माफिया जो है वो हर जगह हमें मुतहरिक नजर आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, मिलवाएंगे आज के मेहमानों से। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आज जो हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। टाइफाइड पे आज हम बात करने वाले हैं और उसकी खास वजह क्या है। शहर में कैंपेन शुरू की जा रही है, और जब कभी भी कोई ऐसी मुहिम शुरू की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि मैक्सिमम लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। उसको क्यों शुरू किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है, क्या नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पोलियो कैंपेन टाइम टू टाइम चलती है, लेकिन उसके नताइज उस तरह से हासिल नहीं होते। लोगों का ताउन या फिर कहीं पर हम देखते हैं कोई ना कोई गैप आ जाता है जिसकी वजह से मतलूबा नताइज हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अब टाइफाइड की कैंपेन मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है, पहले कभी टाइफाइड के हवाले से कैंपेन हमने देखा नहीं शुरू की गई हो शहर में। ये क्यों चलाई जा रही है, इसका मकसद क्या है, साथ ही साथ ये चीज़ बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइफाइड बुखार है क्या। अभी मौजूदा सूरत हाल से अगर मैं रिलेट करूं तो हमारे सामने ही है, कोरोना की वजह से सिम्टम्स ऑलमोस्ट बुखार, नज़ला, ज़ुकाम। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, डिटेल में बताएंगी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, बर वक्त इलाज कितना ज़रूरी है और किस एज में इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इलामात पे भी बात होगी, इलाज पे भी बात होगी, साथ ही साथ ये जो कैंपेन शुरू की जा रही है किस मकसद के तहत की जा रही है, क्या नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का इत्तेमाद इसमें किस तरह से बहाल किया जाएगा, क्योंकि एक नई चीज़ है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अब्बास कातिया साहब, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी,
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं और इस कैंपेन को ये देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। उनके साथ नाज़रीन डॉक्टर सोमिया मौजूद हैं और डॉक्टर सोमिया के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ हैं जी, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? आप कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, वंडरफुल ऑन द न्यू सेट। थैंक यू सो मच। और आपको भी नए सेट पे हम वेलकम कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये बिल्कुल नई चीज़ है टाइफाइड की कैंपेन शुरू करना, क्यों शुरू की गई है, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह है कि जी टाइफाइड के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ रहे थे, जिस वजह से ये प्लान किया गया कि एक जिस तरह पोलियो की कैंपेन है, इस तरह की एक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइफाइड कैंपेन चलाई जाए, उसके बाद फिर जो है ये रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है बच्चों का, उसमें ये मर्ज कर दी जाएगी, वहाँ से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। इस किस्म की एक कैंपेन जो है वो सिंध में ऑलरेडी हो चुकी है और हमारे पास जो है पंजाब में ये 1 फरवरी से स्टार्ट होगी और 13 फरवरी तक 12 वर्किंग डेज के लिए ये जारी रहेगी। 12 वर्किंग डेज के लिए रहेगी, यानी इसको स्टार्ट किया जा रहा है 1 फरवरी से और 13 फरवरी तक। डॉक्टर साहिबा, कितना ज़रूरी है ये कैंपेन चलाना, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी था? थैंक यू अना। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है वो हाई बर्डन डिजीज़ रखता है टाइफाइड की। सो जब आप ट्रैवल एडवाइजरीज देखते हैं दुनिया भर की, तो जब भी पाकिस्तान में ट्रैवल का जिक्र आता है तो एक कॉशन दी जाती है कि यहाँ पे टाइफाइड का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और इसके लिए वैक्सीनेशन भी एडवाइज़ की जाती है। पाकिस्तान में स्पेशली सिंध के इलाके में हमारे पास रेजिस्टेंट टाइफाइड के केसेस आए और एकदम बहुत ज़्यादा केसेस आए, जिसके बाद ये बहुत हाईलाइट हुआ इंटरनेशनल फोरम्स पे कि टाइफाइड के इंसिडेंट्स को पाकिस्तान में देखने की ज़रूरत है और इसके लिए मेजर्स लेने की ज़रूरत है। अब पंजाब में भी क्योंकि इसके केसेस बढ़ रहे हैं और जनरली ये हमारे यंगर लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है, जिसमें बच्चे और यंग एडल्ट शामिल हैं और इसकी मॉर्टेलिटी भी इससे रिलेटेड इंसिडेंट्स जो है वो अब इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। और जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो अब जैसे इन्होंने बताया कि पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा आके बताती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट है कि बीमारी को फैलने से रोकें और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप वैक्सीनेट कर दें ताकि बीमारी होने के चांसेस कम हो। सो बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वैक्सीनेट फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें पंजाब की अभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 इयर्स 9 मंथ्स से लेके तो 18 मंथ्स के बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद इसको एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग जिनको टाइफाइड का खदशा है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एहतियात भी करें और एहतियात जो है आपको पता है कि वो अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि असल में टाइफाइड है क्या। जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा तो मैं चाहूँगी आप ये भी ज़रूर बताइए। टाइफाइड एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसकी आंतों को मुतासर करता है। ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई के नाम से है, जो कि आपके खून में शामिल हो जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है और वहाँ से खून में शामिल हो जाता है, सर्कुलेट करता है और फिर आपके जिस्म डिफरेंट ऑर्गन्स को मुतासर करता है, जिसमें आपकी तिल्ली भी बढ़ सकती है, आपके लिवर पे इफेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइन्स में परफोरेशन कर सकता है अगर अनट्रीटेड रहे, और कई दफ़ा इसके न्यूरोलॉजिकल या दिमाग पर भी इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। तो टाइफाइड की बीमारी जो है वो फैलती है खाने पीने की चीज़ों से। सो इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ओरोफिकल है। सो एहतियात वो है कि आपने हाथों को अच्छी तरह धोना है, खाने को प्रॉपर्ली कुक करना है, चीज़ों को उबाल के खाना है, सड़क पर जो गंदे या अनहाइजीनिक तो ये बहुत ही कल्चर है, लोग बाहर के खाने खाते हैं और फिर रेडी बानों से जितना हमारा वो लोग मजदूर हैं खास तौर पे उन्होंने खाने बाहर से लेकिन ऐसा खाना खाएं जो प्रॉपर्ली कुक्ड हो। अगर पानी इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि वो फिल्टर का पानी हो या वो बॉइल्ड वाटर हो। सो ये एहतियात हैं। जो अलामात की आपने बात की तो ये एक फेब्राइल इलनेस है, यानी इसमें बुखार होता है। बुखार आमतौर पे तेज़ नौइयत का होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। इसके साथ एब्डोमिनल सिम्टम्स आते हैं, यानी नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये जनरली ये सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी होता है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बर वक्त डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करते हैं। शाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जब भी कोई मुहिम चलाते हैं लोगों को उस मुहिम के बारे में बताना, समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब चूंकि ये एक नई चीज़ है तो हर कोई किस तरह से तैयार हो जाएगा कि वो अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है?
अच्छा जी, इसमें एक तो मैं डॉक्टर साहब ने बताया, इसकी जो एज ग्रुप है वो एज ब्रैकेट है 9 मंथ से लेकर 15 ईयर्स तक। ठीक है, यानी कि ये ऑलमोस्ट कोई 9-10 के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वहाँ तक ये जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो इसमें मेन फोकस होगा, एक तो सोशल मोबिलाइजेशन प्लान बनाया गया है बड़ा सॉलिड किस्म का। ठीक है। अभी हमने एक कैंपेन पोलियो की, वो भी अपनी एक तर्ज की नई कैंपेन थी, फ्रैक्शनल आईपीवी जो जिसको कहते हैं, वो हमने अभी की थी। तो उसमें भी हमने ये एक्सपीरियंस किया कि सोशल मोबिलाइजेशन प्लान हमने यूज़ किया। तो इस तरह हम स्कूल्स को ऐड करेंगे, सोशल मोबिलाइजर्स को जो है वो यूज़ करेंगे, उसके अलावा पार्क्स, उसके अलावा जो है वो मार्केट्स। तो हमारा फोकस होगा कि जो हमारी 5 मिलियन की कवरेज है वो मैक्सिमम जो है वो हम उसको कवर कर सकें, ताकि फिर जो है वो इससे मतलूबा नताइज भी हासिल हो सके। सही, मतलूबा नताइज हासिल हो सके। अब ये वैक्सीन लोग कैसे लगवा सकते हैं अपने बच्चों को? उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा या इसके लिए प्रॉपर इंतजाम क्या है? हम इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ एहतियात की भी बात होगी। आपको बताएंगे कि किन अलामात के साथ अगर आपका बच्चा या घर में कोई भी टाइफाइड का शिकार है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और टाइफाइड के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही है, जो कि शुरू हो रही है 1 फरवरी से 13 फरवरी तक। अब सवाल ये है कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं इससे, वो किस तरह से और कहाँ जाके जो है वो ये इंजेक्शन लगवाएंगे? शाहिद साहब बताइएगा, इसके लिए क्या प्लान किया गया है? जी, इसमें इस तरह है कि हमारी जो लाहौर में 3000 टीम्स बनाई गई हैं, उसमें 2 मेंबर्स पे टीम, एक जो है वो मुश्तमिल होगी, एक स्किल्ड पर्सन होगा, एक उनको असिस्ट करेगा। तो ये जो है वो फिक्स पॉइंट होंगे, ट्रांजिट पॉइंट होंगे, स्कूल्स को हमारी टीमें विजिट करेंगी प्रॉपरली। तो उसमें ये जो है मैक्सिमम हमारी कवरेज होगी। सही। हॉस्पिटल्स जो नज़दीकी हैं, जी बिल्कुल, तमाम जो है वो हॉस्पिटल्स में भी ये हमारे तकरीबन आपको बताया ना कि 3000 टीम्स हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉयड होंगी और जो हमारे उनके साथ अटैच होंगे सोशल मोबिलाइजर्स। वो जो घरों में लोग बच्चे होंगे उनको वो वहाँ तक लेके आएंगे, बाकी हॉस्पिटल, स्कूल्स, इवन जो पार्क्स हैं वहाँ पे भी हम टीमें लगाएंगे। सही। और इसके लिए ये भी बताएगा, कोई टाइमिंग रखी गई है कि इस टाइम में जाके सरकारी अस्पतालों में आप अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, टाइम में होता है। जिस तरह पोलियो की जो है वो एक टाइम होता है, इसका भी जो है वो 9 to 4 होगा या 8 to 3 जो है वो इसका टाइम होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये मुझे बताइएगा, अब लोगों को एतमाद बहाल करना है ना, लोगों को बताना है कि अगर आपके बच्चे, सम टाइम हम सोचते हैं कि अगर कुछ है ही नहीं तो हम क्यों अपने बच्चों को अस्पतालों में लेके जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो कैंपेन शुरू की जाती हैं या फिर हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, बार बार हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्या सभी लोगों को ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए अपने बच्चों को? रिकमेंडेड एज है, जैसे अभी शेयर किया कि वो 9 मंथ से लेके 15 ईयर्स तक, वो इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें टाइफॉइड का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ऑल्दो एडल्ट्स में भी टाइफॉइड जो है वो देखा जाता है और कॉम्प्लिकेट भी होता है और एडल्ट भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमने अपनी उस पॉपुलेशन को केटर करने की कोशिश की है जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप होता है। सो ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर आप एक छोटे से इंजेक्शन से, जो कि आपको वंस लगना है, आप इतनी बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। के कतरों की तरह ही ले सकते हैं। ऐसी जरूरत तो नहीं है कि हम घर बैठे सोच रहे हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, तो हम क्यों जाए इंजेक्शन लगवाने? नहीं, बिल्कुल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइफॉइड को एड्रेस करें, क्योंकि टाइफॉइड बहुत तेजी से फैल रहा है और टाइफॉइड के साथ जो एक अलार्मिंग बात वो ये है कि जो इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस ये होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इसके खिलाफ काम करना छोड़ जाती हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें ये जो ओवर द काउंटर हम बार बार दवाइयाँ या जो जितनी मियाद एंटीबायोटिक्स की है उसके लिए नहीं लेते, तो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सो अगर आप खुदा न खास्ता टाइफॉइड में मुब्तला हो और फिर वो रेजिस्टेंट टाइफॉइड हो जिस पे एंटीबायोटिक्स भी काम ना करें, तो कितना कॉम्प्लिकेट हो सकती है सिचुएशन। सो ये दिमाग में रखते हुए हमें ज़रूर इस कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए और टाइफॉइड की वैक्सीनेशन अगर हो जाए तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आप एक बीमारी से बच सकते हैं। इंजेक्शन की अफादियत बता दें, ये कितना ज़रूरी है और किस तरह से आपको बचा सकता है? देखें, किसी भी वैक्सीनेशन की 100% एफिकेसी तो नहीं होती, लेकिन इसकी एफिकेसी इतनी है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये टाइफॉइड को प्रिवेंट कर सकता है, या अगर टाइफॉइड हो जाए तो वो सीवियर फॉर्म में नहीं जाएगा। सो ये बचत का एक बहुत बेहतरीन जरिया है जिसे हर बंदे को अवेल करना चाहिए। हर बंदे को अवेल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ डिफरेंस भी बता दें, क्योंकि कोरोना अभी है और हम उसके लिए भी एहतियात कर रहे हैं, उसके अलामात तो सभी लोगों को पता है। टाइफॉइड की किस तरह से डिफरेंट है? आपको किस तरह पता चलेगा कि बुखार अगर आपको ज़्यादा है तो आपको कोरोना नहीं, आपको टाइफॉइड है? आपने
किस तरह से डिसाइड करना है कब और कौन सा टेस्ट आपको कराना है? ओके जो कोरोना वायरस या कोविड-19 है वो बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ऑल्दो उसके अंदर एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, बट मेजर पोर्शन ऑफ द डिजीज़ इज़ रेस्पिरेटरी, जिसमें बुखार के साथ गले में खराश, खांसी, सांस में दिक्कत, चेस्ट में पेन, इस तरह की अलामात आती हैं। बिल्कुल थोड़े से लोगों के अंदर पेट में दर्द या डायरिया के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा एक पेक्यूलियर सिम्टम जो बहुत कॉमनली अब देखा जा रहा है वो लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। सो ये कोरोना की अलामात हो गई। जबकि टाइफॉइड में आपको यूजुअली बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं एंड मेजरली एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेट में दर्द, मरोड़ का उठना, नोजिया, वॉमिटिंग की कैफियत, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ये पेशेंट्स जनरली इससे प्रेजेंट करते हैं। अगर डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाए तो आंतों की परफोरेशन या सुराख भी हो सकता है, जिससे पेट में शदीद दर्द और हाथ लगाने से, टच से जो है वो पेशेंट पेन की फीलिंग आती है। सो ये टाइफॉइड की अलामात हैं। अब इनकी तशखीस बिल्कुल मुख्तलिफ है। CBC का टेस्ट तो हमेशा हम कराते ही हैं, जो हमें गाइड कर देता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं, लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। कोरोना में आप नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, जिसमें आप नाक के अंदर स्वैब लेके वायरस को डिटेक्ट करते हैं, वो एक वायरल इलनेस है। जबकि टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इलनेस है जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करती है। इसके लिए जो रिकमेंडेड टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसे हम ब्लड कल्चर कहते हैं। ब्लड कल्चर पे ये बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है और साथ ही हम उसकी सेंसिटिविटी चेक कर लेते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही हैं और उसी के मुताबिक इलाज किया जाता है। सही। एक और टेस्ट जो बहुत कॉमनली लोग कराते भी हैं और बहुत यूज भी होता था वो टाइफी डॉट का टेस्ट है, जिसमें हम इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। टाइफी डॉट IgM एंड IgG एंटीबॉडीज। दुनिया भर में अब ये टेस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि ये हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि पास्ट में आपको टाइफॉइड का एक्सपोजर हुआ है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं। एक्टिव इन्फेक्शन को देखने के लिए ब्लड कल्चर की ज़रूरत होती है, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और इसके खिलाफ क्या दवाइयाँ मुअस्सर हैं ये हमारे सामने आ जाता है और हमारा ट्रीटमेंट जो है वो उसके लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि वही अद्वियात जो इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही हैं अगर आप मरीज़ को दें तो वो जल्दी सेहतयाब हो बिल्कुल। और ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहिबा ने शेयर किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता था, इसी तरह हमारे सुनने वालों के लिए भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। शाहिद साहब, पोलियो की जब भी कैंपेन चलाई जाती है, आप सभी कैंपेन्स को देखते हैं, तो हमने एक स्पेसिफिक एरिया देखा होता है जिसको टारगेट किया जाता है कि यहाँ से केसेस आ रहे हैं। टाइफाइड की भी क्या पूरी स्टडी करके एरियाज डिफाइन किए हैं, कहाँ पर केसेस ज़्यादा थे या कहाँ पर कैंपेन आपको भरपूर तरीके से चलाने की ज़रूरत है? इसी तरह से प्लान किया गया जैसे पोलियो की मुहिम प्लान की जाती है? जी, इसमें इस तरह है कि जो पोलियो कैंपेन हम चलाते हैं उसमें हमारे पास डिफाइंड हैं कि ये हाई रिस्क एरियाज़ हैं और वहाँ पे जो है वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसका हमारा टारगेट भी जो है वो कोई 1.8 मिलियन के राउंड अबाउट बच्चों का होता है, जिनका एज ग्रुप जो है वो 0 डोज से लेकर 5 ईयर्स तक होता है। ये जो इसका हम रिसेंट कैंपेन करने जा रहे हैं टाइफाइड की, इसमें जो है वो आपको जिस तरह बताया कि एज ग्रुप भी बढ़ गया है और हमारा टारगेट भी बढ़ गया है। इसमें हम पूरे लाहौर को फोकस किसी स्पेसिफिक, क्योंकि ये प्रिवेंशन के लिए हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये प्रिवेंशन फोकस है, तो इसके लिए हमने पूरे लाहौर को फोकस किया हुआ है और एक ही तरह की कैंपेन पूरे लाहौर में चलाई जाएगी। सही। अच्छा, अब आपने कहा पूरे लाहौर में एक ही तरह की कैंपेन चलाई जाएगी, अभी हाई रिस्क एरियाज वगैरह कोई डिफाइन नहीं किए गए हैं इसमें, ऐसा टाइफाइड के लिहाज से ऐसा। सही। अब इस कैंपेन से रिजल्ट्स जब आएंगे तो क्या उसकी बुनियाद पर आगे भी इसको बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा? क्या प्लान किया जा रहा है मजीद? मैंने आपको पहले भी ये अर्ज की है कि इस तरह है कि ये वंस है, ठीक है, ये जो चलाई जाएगी कैंपेन कि एक दफ़ा जो है वो हमारे कोई 50 जो है वो लाख के करीब पॉपुलेशन उसको हम कैटर कर लेंगे। उसके बाद अच्छा, फिर जो हमारा बहुत बड़ा टारगेट है और ये दिन तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम पड़ जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, क्योंकि हम रेगुलर वैक्सीन जो है वो करवाते रहे हैं पोलियो की, तो हमारा वो 3 डेज का टारगेट होता है जो 1.8 मिलियन का है, तो ये 5 मिलियन का टारगेट है। इंशाल्लाह ताला हम इसको कर लेंगे। प्रॉब्लम शायद आ सकता है अगर स्कूल क्लोज हुए तो फिर इसमें जो है वो प्रॉब्लम आएगा टारगेट अचीव करने में। सही, स्कूल क्लोज होंगे क्योंकि हम वैसे ही देखते हैं जैसे कि पोलियो के कैंपेन जब भी शुरू होती है तो ड्रॉप्स बच्चों को स्कूल्स में पिलाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी डेवलप करने की बात बार बार होती है, तो क्या टाइफाइड के लिए भी आपको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए? बार बार हम कह रहे हैं कि ये तो बाहर का खाना खाने से, खुले जगह पे जो खाना पड़ा है वो खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
कितनी मैटर करती है आपकी इम्यूनिटी इससे बचने के लिए? देखिए अना, इम्यूनिटी का रोल तो आपकी हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस हैं, वो सब डिपेंडेंट होती हैं कि आपका बॉडी का रिस्पांस कैसा है। और बॉडी का रिस्पांस बिल्ड होता है आपकी अच्छी डाइट से, अच्छी हाइजीन से, साफ पानी से, हवा से और आपकी न्यूट्रिशन से। सो आप जितना हेल्दी खाएंगे, जितना न्यूट्रिशियस खाएंगे, जितना रेगुलर मील्स लेंगे, जितना एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएंगे और जितना अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी एंड योर एबिलिटी टू फाइट विद बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शंस विल बी मोर। सो न्यूट्रिशन इज द मेन थिंग। देन अगर आपको कोई भी खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो भी जाए, तो अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो आप जल्दी उस पर काबू पा लेते हैं। उन लोगों के मुकाबले में जो कि जिनकी इम्यूनिटी लो है दवाइयों की वजह से या बीमारियों की वजह से या ओल्ड एज की वजह से, उनको डिजीज़ सीवियर भी हो सकती है और प्रोलॉन्ग भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, पानी हमेशा उबाल के पिएं, हाथों को बार बार धोएं खाना खाने से पहले, स्पेशली बच्चों को। तो ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको हाथ बार बार धोने चाहिए। जितनी दफ़ा हमने ये बात हर जगह पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, घर में भी यही जिक्र हो रहा होता है कि आपने हाथ बार बार धोने। डॉक्टर साहबा जी मैं भी क्योंकि एडवाइजरी कमेटी में टाइफाइड की हूँ, सजेशन देती रहती हैं कि जो हमारे फूड हैंडलर्स होते हैं उनको जरूर वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये फूड के थ्रू फैलता है रूप से। तो जो रेस्टोरेंट्स में लोग काम कर रहे होते हैं, सर्वर्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, मेस में काम कर रहे होते हैं, किचन्स में काम कर रहे होते हैं, तो शायद साहब ये सजेशन आपके लिए भी है, क्योंकि इन लोगों को शामिल किया जाएगा तभी आपका रिस्क फैक्टर जो है वो भी कम हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक दफा किसी को टाइफाइड हुआ, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा, बार बार अगर किसी को हो रहा है, तो इसकी क्या कोई बेसिक रीजन है? सबसे पहले तो अना, आप अगर किसी भी बंदे से बुखार के पूछ लेना कि आपको बुखार है, तो वो कहता है हाँ जी टाइफाइड बुखार है। बिकॉज टाइफाइड बुखार एक ऐसा सेल्फ डायग्नोसिस है जो हम हर बुखार को लेबल कर देते हैं। हर बंदा जिसको बुखार होता है वो समझता है कि ये टाइफाइड बुखार है, और इसी डायग्नोसिस के साथ इवन डॉक्टर के पास भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आपको दिखाना था, टाइफाइड बुखार हो गया। कैसे पता चला? बस वो सुनी सुनाई बात है। तो इसकी तशखीस लाजमी है। हर बुखार जो आपको होता है वो टाइफाइड बुखार नहीं होता। बहुत से वायरसेस हैं, बहुत से बैक्टीरिया हैं जो एक जैसी अलामात के साथ आते हैं और आपको डिजीज कर सकते हैं। सो तशखीस होगी तो पता चलेगा। तो पहले तरह के बुखार को टाइफाइड कह देते हैं और फिर सेल्फ मेडिकेशन पे भी आते हैं। उस पर डॉक्टर साहब हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी आपको जहाँ पर होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब मैं पूछी थी सेल्फ मेडिकेशन का इसमें क्या रोल है? एक तो हम हर बुखार को टाइफाइड समझ लेते हैं, दूसरा आप घर में खुद से ही दवाइयाँ खाई जाते हैं और इंतज़ार करते हैं 4-5 दिन शायद बच्चे को ये दवाई दे दे या खुद इस्तेमाल कर लें, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कैसे देखते हैं इस प्रैक्टिस को? देखिए ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और मैं बारहा इस पर जिक्र करती रही हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत डेंजरस है और टाइफाइड में ये रेजिस्टेंस हमारे सामने भी आया है। रेजिस्टेंस की कुछ स्टेजेस होती हैं। एक रेजिस्टेंस की स्टेज ये है कि जो नॉर्मल दवाइयाँ इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं वो असर करना छोड़ देती हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर जो सेकेंड लाइन अद्वियात यानी उससे स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन है वो इसके खिलाफ काम करना छोड़ देती हैं, इसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर एक इसकी थर्ड स्टेज है जिसे हम एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, XDR। और हमारे पास अब XDR के केसेस भी आ रहे हैं। सो आप देखिए कि हमारी ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। ये एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही, उससे स्ट्रॉन्गर भी नहीं कर रही और अब हम थर्ड स्टेज पे पहुंच गए हैं। और खुदा ना खास्ता अगर उनको भी हमने इसी तरह पानी की तरह जैसे हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स को लेना शुरू कर दिया तो वी विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। बिल्कुल। और फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे? और अगर अनट्रीटेड रहेगा तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है और स्पेशली बच्चों के अंदर, यंगर पॉपुलेशन के अंदर टाइफाइड परफोरेशन को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यही एहतियात, नंबर 1 एहतियात, नंबर 2 वैक्सीनेशन, नंबर 3 अगर बीमारी हो गई है तो जरूर उसका डायग्नोसिस कराएं और मुस्तनद डॉक्टर से ट्रीट करें बजाय सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने शेयर किया और यही डॉक्टर साहब का मैसेज भी है। शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर दिस मुहिम, क्योंकि ये मुहिम शुरू की जा रही है, फर्स्ट टाइम की जा रही है
तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसमें शामिल हों, इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है, एहतियात के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, आप लोग के बचाव के लिए किया जा रहा है। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए इसका मकसद भी यही था कि केसेस चूँकि बढ़ रहे हैं तो इनको कंट्रोल किया जाए। इस मुहिम का इसीलिए आगाज़ किया गया। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। डॉक्टर सोमिया, आपका भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप नाज़रीन आपको भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिली होगी। मैसेज भी यही होगा कि ज़रूर आप अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवाएं। इसका आगाज़ जो होने जा रहा है 1 फरवरी से 13 फरवरी तक ये मुहिम चलेगी, तो इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये मुहिम जो मकसद है उसका पूरा भी तभी हो सकेगा। बराह रास्त अभी आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से UMT के मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। इस वक्त स्टूडेंट्स में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। कोविड की वजह से हमने देखा कि हर जगह बहुत ज़्यादा मामलात डिस्टर्ब हुए, ट्रैवल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। अब हमने जाना है लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की तरफ। लोगों को बताना है कि उन्होंने कोविड के साथ अगर जीना है तो किस तरह उनके लिए कहां कहां पर आसानी हो सकती है। वो लोग जिन्होंने दूसरे ममालिक में जाना है, उन्होंने किन किन एहतियात के साथ जाना है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी एहतियात, किस मुल्क में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स हैं और उनका उन्होंने ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हेड ऑफ ट्रैवल 92 हैं नवीद मलिक साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। नवीद साहब थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर जब प्लान कर रहे होते हैं ना कि हमने फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ जगह जाना है, तो डिटेल्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर वो आपको मिसगाइड कर दें तो जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे पहले बताएं ट्रैवल एजेंट का रोल क्या होता है इसमें? जी, सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को नए साल की बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो ये साल जो चल रहा है इसमें हम उस 2020 को पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। सभी की ये दुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि उसके अलावा अब कोविड में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल ट्रैवलिंग भी हो चुकी है, बॉर्डर्स भी क्लोज हैं, और इसके अलावा तमाम जो लोग अब ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक अपना कॉम्पिटेंट ट्रैवल एजेंट ही उनको पास कर सकता है। मेरे ख्याल से 2021 में सबसे ज़्यादा फोकस और प्लान इसी चीज़ को किया जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस ओपन कर दी है बिल्कुल कल से, और जो तमाम लोग जो उम्रा ज़ायरीन हैं और जो वहाँ पे जॉब करते हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और उसके अलावा कनाडा ने भी अब एक खुशखबरी दे दी है अवाम को कि उसने भी बॉर्डर ओपन कर दी है। PCR टेस्ट के साथ 14 डेज क्वारंटाइन होगा वहाँ पर। सही। ये तमाम बॉर्डर्स अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन होने जा रहे हैं साथ साथ, और आने वाले जो डेज हैं उनमें कुछ नई अपना फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो रही हैं। इत्तेहाद एयरवेज ने एक अच्छी न्यूज़ दी है टर्की के लिए कि वो 17 जनवरी से वो अपनी फ्लाइट्स ओपन कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो मैं उम्रा ज़ायरीन की बात कर लेती हूँ ना। एक मजहबी फरीज़ा है, सभी लोगों का दिल करता है, और इतना लंबा अरसा गैप आ गया, बहुत सारे लोगों ने प्लान किया हुआ था कि उन्होंने साल 2020 में उम्रे के लिए जाना है। अब साल 2021 में अगर कोई उम्रे का प्लान कर रहा है, जाना चाहता है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने ख्याल रखना है? जी, अभी उम्रा प्रॉपर जो है स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये आने वाले अपना विदिन 2 वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। उसके लिए कुछ अपना वो पॉलिसीज जो नहीं ला रहे हैं वो यही है कि वहाँ पर जाते हुए आपको 3 डेज के लिए क्वारंटाइन होना लाजमी है, और आप ग्रुप की सूरत में ट्रैवल कर सकते हैं। और जो ज़ियारात थी अभी तक उन्होंने ओपन नहीं की हैं, मगर उम्रा आप कर सकते हैं, आप मतलब कि मस्जिद नबवी जा सकते हैं। क्वारंटीन वाला जो टाइम होता है ना, इसमें लोग कुछ परेशान भी हो जाते हैं, तो अब एज ए ट्रैवल एजेंट आप किस तरह से लोगों को कहेंगे कि बिल्कुल महफूज है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये एक सेफ्टी मेजरमेंट जो पूरे करने हैं आपने, कोई परेशानी नहीं है इसमें। 3 डेज आप जस्ट वहाँ पे रहते हैं, मीनवेल आपका नया कोविड टेस्ट भी वहाँ पे आ जाता है, तो उसके बाद आप फ्री हैं कहीं भी आप आने जाने के लिए। और इसके लिए आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? टेस्ट वगैरह का जो सारा सिस्टम है, आपको ये चीजें अवेल होती हैं, मैनेज किया जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इजी है। सही। इसमें कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। वहाँ पे उतरते हैं आप, वहाँ पे वो आती है आपका नेगेटिव टेस्ट जो करने के लिए आपका करते हैं, तो वो इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की भी आती है। सही। और इसके साथ साथ ही तो हमने उम्रे की बात कर ली, वो ज़ायरीन जो कि जाना चाहते थे, जो कि प्लान कर रहे हैं, उनको तो पता चल गया होगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आपने जाना है, और उसका प्लान फिर पूरा बताइएगा क्या होगा?
अच्छा, ऐसा है कि थाईलैंड जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर, उसने अपना वीज़ा ओपन कर दिया है, मगर उसके लिए एक शर्त है कि वहाँ 14 डेज क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अच्छा। जो कि एक मुश्किल काम है। अच्छा, ये जो 14 डेज क्योंकि ज़्यादा भी है क्वारंटाइन आप होंगे, तो उस पर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं? आपको जो जगह साइन की जाती है वहीं पे रहते हैं। ठीक है, ठीक उसी है। जगह के लिए आपको वो करते हैं। ठीक है। सिंगापुर ने भी ओपन कर दिया, मगर सिंगापुर के लिए बहुत मुश्किल जो है उन्होंने कर दिया कि $2300 आपने वहाँ पे एडवांस जमा करवाने हैं क्वारंटाइन होने के लिए। अच्छा। सिंगापुर डॉलर जो हैं, जो कि अपना जो टूरिस्ट जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ये तो बहुत ज़्यादा मलेशिया स्टिल क्लोज है, बाकू स्टिल क्लोज है, मालदीव जो वो ओपन हो चुका है। सही। वो एक अच्छी जगह जाने वाली, वहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं अब। सही सही। और दुबई के लिए भी ये शर्त रखी जी, गई थी दुबई कि के आपके पास लिए एक स्पेसिफिक जी अमाउंट बिल्कुल, होनी दुबई चाहिए। के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि दुबई आप जो थ्रू कर रहे हैं, दुबई से जाने के लिए भी कहीं पर उनके लिए उन्होंने टेस्ट की शायद ख़त्म कर दी हैं। सही। सिर्फ दुबई रहने के लिए है वो। और उसके अलावा दुबई में मुझे कल मैंने देखा है कि साल में जो लास्ट गुजरा है 2020, उसके बाद से कल एक वाहिद ऐसा डे था जब 70,000 पीपल्स ने ट्रैवल किया है दुबई से अच्छा, जाने के सही, लिए। सही। जी, विच इज़ वेरी गुड साइन। सही। अच्छा नबी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये न्यू ईयर पे तो हम देखते थे इन सब ममालिक में स्पेशल, क्योंकि ये एक इवेंट मनाया जाता था, दिन मनाया जाता था, अब तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ होगा। इस दफ़ा ये वाहिद था जो साल गुजरा है कि जिसमें न्यू ईयर्स में लोग कहीं नहीं जा सके। बिल्कुल। जिन जगहों पे गए हैं वहाँ पे भी इतनी स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस लोग थी। प्लान करते थे कि दुबई जाना जी। है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना और है। ये प्लानिंग लोग 2 से 3 मंथ्स पहले शुरू कर देते थे बिल्कुल। जाने के लिए। दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन साइड्स पे तो बहुत ट्रैवल होता था ना इन डेज में। मगर इस दफा सिर्फ जो ट्रैवल हुआ है वो दुबई के लिए हुआ है या इस्तांबुल के लिए हुआ है। सही। क्योंकि बाकी तमाम जगह अभी तक स्टिल क्लोज चल रही हैं। सही सही। अच्छा नबी साहब, जो नई एयरलाइंस आ रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? इससे कितनी बेहतरी हो जाएगी मुसाफिरों के लिए? सफरी सहूलियात ये एयरलाइंस कितनी आसान लेकर आ रही हैं? नई एयरलाइंस अच्छा बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि अच्छा इनका नाम भी एक अच्छा है पूरे वर्ल्ड में। ब्रिटिश है, जैसे वर्जिन अटलांटिक है, अच्छी एयरलाइंस हैं और अच्छा बिजनेस ये कर रही हैं। यहाँ से पैसेंजर्स को लास्ट टाइम भी हम यही बात कर रहे थे कि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं ट्रैवल करने के लिए। उसमें अल्टीमेटली फायदा जो है पैसेंजर्स का ही होता है। सही। रेट फेयर अच्छे मिल जाते हैं उन्हें। मैं इसी पे आने वाली थी, एक दौड़ शुरू हो जाती है तो लोगों को किस तरह से फायदा होता है। नबी साहब, इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त जिन्होंने अपनी जॉब्स के लिए जाना था या जिन्होंने वैसे ही मुख्तलिफ ममालिक को विजिट करना है, उनके लिए अब आसानी कैसी है? कोविड की वजह से हमने देखा कि टिकट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, अब कहीं आके वो बैलेंस चीज़ें हो रही हैं। तो मुसाफिरों के लिए कोई खुशखबरी है कि किस तरह से वो सस्ती टिकट्स खरीद सकते हैं? इसमें भी क्या ट्रैवल एजेंट का रोल होता है? जी बिल्कुल, मुसाफिरों को चाहिए कि अगर उनका प्लान फाइनल हो चुका है तो कुछ दिन पहले टिकट परचेज कर लें। ठीक है। क्योंकि जितना वो क्लोज जाएंगे डेट्स के टिकट्स महंगी होती जाती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिस्टम होता है इसमें। एटलीस्ट उन्हें 4 से 5 डेज पहले प्लान अपना फाइनल कर लेना चाहिए, उसमें फ़ायदा होता है। प्लस आजकल जो फोगी वेदर है, धुंध के जो दिन चल रहे हैं, उसमें उनके लिए टाइम सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम ऐसा सेलेक्ट करें कि फ्लाइट जो है वो अपना चली जाए। सबका फोकस भी ये होता है कि वो वाला टाइम हो कि रात के टाइम तो बिल्कुल हमारी फ्लाइट ना हो, फॉग की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस पे आप क्या रिकमेंड करना अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स और लेट इवनिंग फ्लाइट्स डिस्टर्ब करती हैं बहुत ज़्यादा। और पैसेंजर्स को चाहिए कि अपनी फ्लाइट की जो चॉइस वो लें वो मिड डे में हो, दोपहर में आफ्टरनून की फ्लाइट्स हो वो चली जाती हैं। अदरवाइज आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो एयरपोर्ट क्लोज है 11 से 12 बजे तक, जैसे कि अक्सर होता है आजकल, तो वो फिर भी उन्हें एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। और लेट इवनिंग में जा रहे हैं तो फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए उन्हें चाहिए कि जो अपनी फ्लाइट वो लें वो ऐसा टाइम हो कि उन्हें आइडिया हो कि फ्लाइट चली जाएगी। सही। जिन लोगों ने सफर करना है 2021 में, आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं अब। इन कोविड के जो मसले मसाइल उसके बावजूद बॉर्डर्स खुल रहे हैं। जैसे पीआई ने ओमान ओपन हो गया, पीआई ने अपनी फ्लाइट स्टार्ट कर दिया 29 दिसंबर से। उसके अलावा जनवरी में बहुत सारे कतर एयरवेज है वो अपना सियाटल के लिए यूएसए के मुख्तलिफ डेस्टिनेशन ओपन कर रहे हैं और टूरिस्ट स्पॉट भी जो ओपन हो रही हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग अगर वो अच्छी कर लें तो हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। कोविड के डेज में कोई इशू नहीं ऐसा होगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करना है ताकि आपके मसाइल भी हल हो सके, आपको भी कहीं जाके मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले शामिल करते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डाल लेते हैं।
जी, ये तो थे करेंसी रेट्स जो कि आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सब्जियों के रेट आज के भाव में। जी, जीशान की तरफ हम चलते हैं और जीशान बताइए मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत में मिल रही हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना की तरह आज भी सब्जियों के रेट्स में कुछ सब्जियां जो हैं वो कम रेट्स पे बेची जा रही हैं और कुछ सब्जियां जो हैं जिनके रेट्स ज़्यादा हैं। और ये सब्जियां क्योंकि इनकी सप्लाई पे डिपेंड करता है, जैसे ही मंडी में किसी भी चीज़ की, किसी भी अशिया की सप्लाई ज़्यादा आती है तो उस चीज़ की ऑटोमेटिकली कीमत कम हो जाती है। तो आज के रोज़ चीज़ों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सेब जो है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रूट की, तो सेब 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में, ओपन मार्केट में 150 से 170 तक बेचा जा रहा है। इसी तरह केला आज के रोज़ 1 रुपये कमी के बाद 79 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये तक फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अमरूद जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। नारियल 5 रुपये इजाफे के साथ जो है वो 155 रुपये फ़ी अदद बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए अंगूर की, तो अंगूर जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 165 रुपये इसकी कीमत हो चुकी है फ़ी किलो के हिसाब से। और इसके साथ साथ बात की जाए फ्रूटर की, तो वो 90 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से। और इसके साथ आप मौसमी की कीमत लें तो मौसमी जो है वो 5 रुपये इजाफे के साथ 95 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ किन्नू 73 रुपये फ़ी दर्जन। और बात की जाए अब सब्जियों, जीशान हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों के रेट क्या हैं जीशान आपने बताया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।